हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एल स्टडी फ्रेंड्स। एमपी टेट वर्ग 2 साइंस की हमारी नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हमारा जो दूसरा टॉपिक दिया गया है सिलेबस में मापन, उसको हम कवर कर रहे थे। ठीक है, तो हमने इससे पहली जो क्लास ली थी, क्लास नंबर 5, उसमें समय का मापन पढ़ लिया था। इसके बाद आपका जो टॉपिक दिया गया है वो है ताप। क्या दिया है? ताप। तो ताप हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आपको बता दें, यदि आपने मापन की फर्स्ट क्लास से लेकर के 5 क्लास तक नहीं देखी है तो पहले आप उन्हें जाकर देखें। वहाँ पर जब आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा कि आपके मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, आपकी जो मापन की पद्धतियाँ हैं वो क्या होती हैं, विमाएँ कैसे निकाली जाती हैं, तो फिर जाकर के आपको ये सारी क्लासें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं ताप क्या कहलाता है और ऊष्मा क्या होती है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो लगभग 2 वीडियो के माध्यम से हम इसको कवर करेंगे। तो आज यहाँ पर आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो बस आपको ध्यान से सुनना है और जो चीज़ें याद करने की रहती हैं तो वो आप याद भी कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ताप, तो नाम से ही स्पष्ट है, ताप को कहते हैं टेम्परेचर या तापमान। ठीक है, अब ताप होता क्या है, तो अपनी भाषा में यदि हम बात करें तो कोई भी वस्तु हमें ठंडी और गर्म महसूस हो रही है तो इसका कारण क्या होता है कि उसमें कुछ ना कुछ ताप है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी पारिभाषिक शब्दावली दी गई है, मतलब जो पुस्तकों में दी गई परिभाषा होती है, वो क्या होती है कि वस्तु की उष्णता और शीतलता की माप को ताप कहते हैं। अर्थात ताप वस्तु की ऊष्मीय अवस्था का सूचक है। मतलब किसी भी वस्तु में कितनी ऊष्मा है उसको क्या दर्शाता है? ताप दर्शाता है। ठीक है, ठंडा है या गर्म है, इसी कारण से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है वो सदैव उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु में जाती है। ये आपको याद रखना है। कैसे? मान के चलिए कोई वस्तु बहुत ही गर्म है और एक वस्तु बहुत ही ठंडी है, तो यहाँ पर जो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा वो गर्म वस्तु से ठंडे की ओर होगा, ना कि ठंडे से गर्म की ओर। तो याद रखना है कि जो ऊष्मा होती है जहाँ पर उच्च ताप होता है वहाँ से निम्न ताप की तरफ स्थानांतरित होती है। अब हम देख लेते हैं ऊष्मा। ताप समझने से पहले आपको ऊष्मा जानना चाहिए। ठीक है, तो ऊष्मा जो होती है एक कहलाती क्या है, हीट क्या होती है? तो जब दो भिन्न ताप वाली वस्तुएं, अब आपको यहाँ याद रखना है कि भिन्न ताप वाली वस्तुओं से मतलब क्या है कि एक वस्तु या तो बहुत ठंडी होगी या बहुत गर्म होगी, मतलब अलग अलग उनका टेम्परेचर रहेगा। तो जब दो भिन्न ताप वाली वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं में जो ताप है वो समान ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। टेम्परेचर जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक इनमें जो है स्थानांतरण होता रहता है ऊष्मा का। तो यही हमारी ऊष्मा कहलाती है। अब आपको एक एग्जाम्पल लें, मान के चलिए चाय। चाय से एग्जाम्पल लें कि जो चाय होती है वो गर्म होती है। ठीक है, और आपकी जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है वो कैसी होती हैं? ठंडी होती हैं। तो आप कहीं घूमने गए और आपको किसी ने गर्म चाय दे दी, ठीक है, और आप उसे पीना भूल जाते हैं तो जो चाय होती है वो रखी रखी क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती, मतलब गर्म से ठंडी हो गई। और जो कोल्ड ड्रिंक्स है, यदि आपको किसी ने कोल्ड ड्रिंक्स पीने को कहा और आप उसे भी भूल गए पीना और थोड़ी देर रखी रहेगी तो वो क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। मतलब विपरीत प्रक्रिया यहाँ पर चलती है, गर्म से वस्तु ठंडी हो जाती है और ठंडे से गर्म हो जाती है। यही आपकी ऊष्मा कहलाती है। और यह जो ऊष्मा है इससे हमें किसका पता चलता है कि उसमें कितना ताप है। ठीक है, अब देखते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा को मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है, मतलब किसी वस्तु में कितनी ऊष्मा है, कितना उसका जो हीट है वो कितना है। तो इसको जिस उपकरण के माध्यम से हम मापते हैं वो आपका वॉल्यूमीटर कहलाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, इससे पेडागॉजिकल क्वेश्चन बनता है कि ऊष्मा के बारे में कौन सा कथन सत्य है या फिर कौन सा कथन असत्य है। तो याद रखेंगे, ऊष्मा सदैव अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु में निहित ऊष्मा, मतलब किसी वस्तु में कितनी ऊष्मा है यह उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान हम पढ़ चुके हैं, द्रव्यमान को किस में मापते हैं? तो किलोग्राम में। ये आपकी एक यूनिट मानी गई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ उस द्रव्यमान की बात नहीं की गई है। यहाँ द्रव्यमान का मतलब बताया गया है कि कोई वस्तु, मतलब जितना स्थान यहाँ पर ये कवर करती है इसका द्रव्यमान होता है। तो यही जो है
द्रव्यमान पर निर्भर करती है आपकी ऊष्मा, ठीक है, कि कोई वस्तु कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, इस तरीके से। नेक्स्ट है ऊष्मा के इसी गुण के कारण या इसी वजह से किसी वस्तु को स्पर्श करने से हमें वस्तु ठंडी और गर्म महसूस होती है। तो यदि आपसे पूछ ले कि वह कौन सा गुण है जिसके कारण हमें वस्तु स्पर्श करने पर ठंडी और गर्म महसूस हो रही है, तो वो है ऊष्मा। नेक्स्ट है किसी वस्तु को स्पर्श करने से यदि ऊष्मा उस वस्तु से त्वचा की ओर प्रवाहित होती है तो वो हमें गर्म महसूस होती है, और यदि ऊष्मा त्वचा से वस्तु की ओर प्रवाहित होती है तो ठंडी महसूस होती है। इसका एक एग्जाम्पल आपको दें, यहाँ क्या कहा है कि कोई वस्तु यदि हम स्पर्श कर रहे हैं और उसमें जो ऊष्मा है वो वस्तु से त्वचा की ओर, वस्तु मान के चलेंगे हम चाय, और चाय को जब हम पीते हैं तो वो हमारी त्वचा से स्पर्श करती है, तो हमें गर्म महसूस होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो ये तो गर्म महसूस हुआ, लेकिन जब जो ऊष्मा है वो त्वचा से वस्तु की ओर प्रवाहित होती है तो हमें ठंडा महसूस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यही कारण है कि ठंड के दिनों में लकड़ी के गुटके और लोहे के गुटके को छूने पर लोहे का गुटका अधिक ठंडा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जो लकड़ी का गुटका होता है इसकी तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। अब आपको बता दें कि आपके जो विधियाँ होती हैं, ऊष्मीय संचरण की विधियाँ होती हैं वो 3 होती हैं, ठीक है। एक तो होती है आपकी चालन विधि, जिसे कंडक्टिव मेथड कहते हैं। दूसरी होती है आपकी संवहन, जिसे कन्वेक्शन मेथड कहते हैं। और तीसरी होती है विकिरण, जिसे रेडिएशन मेथड कहते हैं। तो ये नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर लेंगे कि आपके जो ऊष्मा का संचरण है वो किस प्रकार से किन विधियों के माध्यम से होता है। फिर आपकी जो चालन विधि होती है उसमें आपका एक तो चालक होता है और एक कुचालक होता है। तो यहाँ आपको बता दें चालक क्या कहलाते हैं। तो चालक जिन पदार्थों से होकर ऊष्मा का चालन सरलता से हो जाता है वो चालक कहलाते हैं। जैसे सभी धातुएं हो गई, मानव का शरीर हो गया, अम्लीय जल हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट होते हैं कुचालक। कुचालक जिनमें ऊष्मा का चालन आसानी से नहीं हो पाता है वो कुचालक होते हैं। जैसे कह दिया कपड़ा, इसके अलावा आपसे अन्य चीज़ें जैसे ऊन कह दिया आदि। और एक होते हैं ऊष्मारोधी पदार्थ। ऊष्मारोधी क्या कहलाते हैं? तो ऊष्मारोधी जिनमें चालन बिल्कुल भी नहीं हो पाता वो ऊष्मारोधी होते हैं। तो ये याद रखना। इसका एक एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि एस्बेस्टस क्या है, तो ये एक ऊष्मारोधी पदार्थ है, ठीक। नेक्स्ट है ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, मतलब ऊष्मा को हम ऊर्जा से अलग नहीं कर सकते, अर्थात जो ऊष्मा है वो ऊर्जा का ही रूपांतरण है। तो ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, और इसे ऊर्जा के अन्य रूपों में, मतलब जो ऊष्मा होती है इसे हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। ये आपको याद रखना है। आपने ऊष्मा गतिकी के नियम पढ़े होंगे तो वहाँ एक नियम बताया जाता है कि ऊष्मा जो होती है इसको नष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर या अन्य रूपों में बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिया है कि जो विद्युत हीटर होते हैं इनका प्रयोग करके हम जो विद्युत ऊर्जा होती है उसको ऊष्मीय ऊर्जा में, मतलब दूसरे रूप में बदल दिया। यहाँ नष्ट नहीं हुई है, ठीक है, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होती ऊष्मा कभी भी, इसे दूसरे रूप में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट है भाप इंजन। तो भाप इंजन का प्रयोग करके हम उसे मतलब जो उसमें ऊर्जा होती है, ये आपकी जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। तो आपके इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि किस ऊर्जा को किस में बदला जाता है। जैसे कह दिया विद्युत मोटर, इसके अलावा अन्य चीज़ें होती हैं, तो ये भी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी बस याद रखना कि ऊर्जा जो होती है इसको एक रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जाता है, ना कि नष्ट। नेक्स्ट है ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, अर्थात ऊर्जा की भांति ही ऊष्मा का भी एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। तो याद रखेंगे आप मात्रक, एसआई मात्रक आपको याद रखने हैं, चाहे ऊष्मा कह दें या ऊर्जा कह दें, दोनों का ही एसआई मात्रक क्या है? जूल है, और जूल को जे से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन व्यवहार में जो होती है, हम जो ऊर्जा है या ऊष्मा है उसको कैलोरी, किलो कैलोरी और ब्रिटिश थर्मल यूनिट का प्रयोग करके भी व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। अभी 3 जो आपकी प्रमुख कैलोरी या किलो कैलोरी या ब्रिटिश थर्मल कैलोरी दी गई है ये क्या होती हैं, तो ये देख लेते हैं। दिया है ऊष्मा की मात्रक, तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है। और सीजीएस मात्रक यदि पूछ लेता है, सीजीएस का फुल फॉर्म हमने आपको बताया था जब हमने मापन पद्धतियाँ पढ़ी थी, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है, ठीक है। तो सीजीएस मात्रक पूछता है तो वो कैलोरी होता है। अब देखते हैं कैलोरी कहलाता क्या है।
तो 1 ग्राम जल का ताप, मतलब जल कितना है 1 ग्राम, और जब 1 ग्राम हमने जल लिया और इस 1 ग्राम जल का ताप हम 1 डिग्री सेल्सियस यदि बढ़ाते हैं तो इसमें जो ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसी को 1 कैलोरी कहते हैं। तो याद रखेंगे 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे 1 कैलोरी कहते हैं। तो क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि एक कैलोरी वाला एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है। ठीक है, तो यहाँ जितना ये डाटा दिया है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो 1 कैलोरी का मान होता है 4.186 जूल होता है। ठीक है, या लगभग में यदि कहेगा तो 4.2 कैलोरी हो जाता है। ठीक, सॉरी यहाँ जूल होगा क्या, 4.2 जूल। तो 1 कैलोरी का मान ये दिया गया है। फिर दिया है यदि इसका उल्टा पूछ ले कि 1 जूल में कितना कैलोरी होगा, तो 1 जूल में 0.24 कैलोरी होता है। 1 किलो कैलोरी का मान क्या होगा, तो किलो कैलोरी का मान 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो इस पर 3 की घात आ जाती है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो निकल करके आ जाता है आपका 1000 कैलोरी। नेक्स्ट है 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर कितना होता है। तो जो ब्रिटिश पद्धति होती है वहाँ पर इसको हम पौंड के रूप में, जैसे हमारे यहाँ सेल्सियस चलता है उसी तरह से यहाँ पौंड चलता है, तो 252 कैलोरी होता है 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अभी क्या कहलाती है तो अब हम देख लेते हैं। इससे पहले आप याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी होती है एक, इंटरनेशनल कैलोरी ये क्या कहलाती है, तो वही जो 1 ग्राम जल लेंगे और इसमें जितने भी पैमाने हैं उसमें शुद्ध जल का प्रयोग करते हैं। तो 1 ग्राम जल का ताप यदि हम 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है उसे 1 अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, इसे इस तरीके से लिखते हैं इंग्लिश में BTHU। 1 पौंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ फ़ारेनहाइट में मापते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है इसे 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। और इसका मान ये दिया है कि 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर होता है 252 कैलोरी। अब ये चीज़ें जो हैं आपको बहुत ही कठिन लग रही होंगी, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो ऊष्मा है इसका प्रभाव किस पर क्या पड़ता है, ताप में क्या प्रभाव पड़ता है, आयतन पर क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसमें जो ऊष्मा का प्रभाव है 2 प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। एक तो होता है भौतिक परिवर्तन और एक होते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन मतलब किसी वस्तु पर ऊष्मा के प्रभाव से उसकी भौतिक संरचना जैसे रंग, रूप, आयतन, ताप और अवस्था में परिवर्तन होते हैं। जैसे ताप में परिवर्तन, साधारण मात्रा में सभी वस्तुओं को गर्म करने पर उनका तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑब्वियसली किसी भी वस्तु को यदि हम गर्म करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट है आयतन में परिवर्तन। तो प्रत्येक वस्तु में ऊष्मा परिवर्तन से उसके आयतन में परिवर्तन होता है। जैसे हमने ऊष्मा परिवर्तन कर दिया तो उसका आयतन जो है वो भी परिवर्तित हो जाता है। ऊष्मा की मात्रा यदि हम बढ़ाते हैं तो उसका जो आयतन है वो भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट अवस्था में क्या परिवर्तन होगा, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो अवस्थाएं तापमान में परिवर्तन के कारण ही होती हैं और ताप में परिवर्तन ऊष्मा के कारण होता है, अतः अवस्था परिवर्तन ऊष्मा के कारण ही होता है। नेक्स्ट है अन्य परिवर्तन, जैसे गर्म करने पर पदार्थ का रंग, रूप, पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध, विलायक की विलयन क्षमता आदि में परिवर्तन हो जाते हैं। नेक्स्ट होते हैं रासायनिक परिवर्तन, ये सारे आपके भौतिक परिवर्तन हो गए। ठीक है, इसके बाद रासायनिक परिवर्तन अर्थात पदार्थ को गर्म करने पर कुछ स्थायी परिवर्तन हो जाते हैं। स्थायी का मतलब हमेशा के लिए, जैसे पोटेशियम क्लोरेट और मैंगनीज डाइऑक्साइड के मिश्रण को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होकर बाहर निकलती है। तो ये रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। तो ये तो हुई ऊष्मा। अब हम देखते हैं ताप। तो आप अंत तक बने रहिए, हम सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। विभिन्न तापमापी, विभिन्न पैमाने, सेल्सियस क्या होता, फ़ारेनहाइट क्या होता, जल कितने डिग्री पर उबलने लगता है, कितने पर जम जाता है, आदि चीज़ें। ठीक है, तो ताप या टेम्परेचर, तो ताप वह वस्तु है जिससे हमें यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। हम पहले भी बात कर चुके हैं। अर्थात 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं के बीच ऊष्मा प्रभाव की दशा का निर्धारण हम जिस भौतिक कारक के कारण करते हैं वही आपका ताप कहलाता है।
दो वस्तुएं ऊष्मीय साम्य में तब मानी जाती हैं जब उनके ताप समान हो। ऊष्मीय साम्य का मतलब यहाँ पर है कि जब एक वस्तु बहुत गर्म है और एक ठंडी है तो इनमें तब तक ताप में परिवर्तन होता रहता है जब तक कि इनका ताप समान ना हो जाए, और जब ये ताप समान हो जाता है तो वही ऊष्मीय साम्य कहलाता है। अब हम देखते हैं तापमापी। तापमापी क्या होता है? थर्मामीटर। अर्थात यदि आपसे पूछ ले कि ताप मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं तो थर्मामीटर कहते हैं। जिस तरह से ऊष्मा ऊर्जा मापने वाला उपकरण आपका वॉल्यूमीटर था, उसी तरह से ताप मापने वाला उपकरण थर्मामीटर है। एक हम अलग से सेशन लाएंगे जिसमें किस मतलब उपकरण के माध्यम से क्या मापा जाता है, वहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, जैसे गैल्वेनोमीटर क्या कहलाता है आदि चीज़ें। अब देखते हैं ताप मापने के पैमाने। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाता है। तो ताप मापने के लिए हम दो बिंदु निश्चित करते हैं, ठीक है। दो बिंदु निश्चित होते हैं। बदलते हुए बर्फ के ताप को हिमांक आइस पॉइंट और पारे के 760 मिलीलीटर दाब पर उबलते हुए शुद्ध जल के ताप को भाप बिंदु कहते हैं। अब हिमांक और भाप बिंदु क्या कहलाते हैं? भाप बिंदु को कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक। तो ये चार पैमाने हमें पढ़ने से पहले ये जानना चाहिए कि गलनांक, हेमांक, क्वथनांक, संगणन आदि चीज़ें क्या होती हैं, तब आपको ये चारों पैमाने समझ में आएंगे। पहले आप इनके नाम याद रखेंगे कि ये चार पैमाने हैं कौन कौन से। तो पहला है सेल्सियस, जिसे पहले हम सेंटीग्रेड कहते थे। क्या कहते थे? सेंटीग्रेड। दूसरा है फ़ारेनहाइट, तीसरा है केल्विन, चौथा है र्यूमर। तो सबसे पहले हम अवस्था परिवर्तन देखेंगे कि क्या होता है अवस्था परिवर्तन। तो किसी पदार्थ का एक निश्चित ताप पर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन, जैसे कोई वस्तु ठोस है तो ठोस को द्रव में बदलेंगे तो वो क्या कहलाएगा? कोई वस्तु द्रव है तो द्रव से उसे गैस में यदि हम बदल रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? कोई वस्तु द्रव से ठोस, गैस से द्रव, गैस से आपका ठोस। तो इसमें जो परिवर्तन होता है मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज कर देना ही आपका अवस्था परिवर्तन कहलाता है। अब अवस्था परिवर्तन में जो है किसी भी अवस्था में परिवर्तन करें तो उसका जो ताप है वो बदलता नहीं है, कभी भी ताप नहीं बदलता। अतः पदार्थ के अणुओं के मध्य जो गतिज ऊर्जा होती है वो नहीं बदलती, लेकिन जो आंतरिक स्थितिज ऊर्जा है वो बदल जाती है। तो ये गतिज ऊर्जा क्या होती है? आंतरिक ऊर्जा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन लाएंगे उसमें हम ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ऊर्जा से ही आपकी ऊष्मा उत्पन्न हुई है, मतलब ऊर्जा का ही रूप होता है ऊष्मा। तो ऊर्जा पढ़ना भी जरूरी है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये ताप परिवर्तन क्या कहलाता है। तो गलनांक, हेमांक, कभी कभी तो यहीं से केवल डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जल का वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, या वाष्प का जल में बदलना क्या कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले है गलनांक। गलनांक क्या कहलाता है आपका? तो इसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, अर्थात निश्चित ताप, मतलब इनका ताप निश्चित रहता है, ठीक है। तो निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना। मान के चलिए कोई वस्तु ठोस अवस्था में है और इसमें हम परिवर्तन करके इसको द्रव अवस्था में लाते हैं तो एक गलन कहलाता है। और जिस निश्चित ताप पर हम ठोस का मतलब इसे निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक। तो बस याद रखना है आपको कि ठोस से द्रव में बदलना गलनांक कहलाता है, और इसी का उल्टा यदि कर दें कि द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाएगा, तो वो हिमांक कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। हिमांक यदि आपसे कह दें तो ये जमना होता है। किसी भी वस्तु को हम किस ताप पर जमा सकते हैं या किस ताप पर कोई वस्तु जम जाती है वही हिमांक कहलाता है, ठीक है। तो द्रव का ठोस में बदलना ही आपका हिमांक कहलाता है। जैसे जल है तो जल किस अवस्था में है हमारा? तो जल आपका द्रव अवस्था में है। लेकिन जब यह जम जाता है और बर्फ बन जाती है तो एक किस अवस्था में आ गया? ठोस, ठीक है। तो जल किस अवस्था में जम रहा है, जम करके बर्फ बन रही है, तो यही हिमांक कहलाता है। और ये क्रिया क्या कहलाती? द्रव से ठोस में परिवर्तन, हिमांक हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है क्वथनांक। तो आपको ये याद रखना है कि गलनांक का उल्टा आपका हिमांक होता है और आपका क्वथनांक का उल्टा संगनन होता है। तो क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वथनांक का मतलब ही होता है उबलना। कोई वस्तु किस टेम्परेचर पर, किस ताप पर उबलने लगेगी वो उसका क्वथनांक कहलाता है। जैसे निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना, वहाँ पर क्या था? वहाँ था आपका ठोस से द्रव में बदलना गलनांक था, और द्रव का ठोस में बदलना हिमांक था। लेकिन जब द्रव का वाष्प या गैस में, मान के चलिए जल है और जल को हमने इतना हीट दिया, इतना टेम्परेचर दिया कि वो उबलने लगा, और उबल करके क्या बन गया? गैस बन गया, ठीक है।
तो यही कहलाता है आपका वाष्पन। और ये जो निश्चित ताप होता है इसको द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो सिंपली याद रखना है कि द्रव का वाष्प या गैस में परिवर्तन क्वथनांक कहलाता है। और इसी का यदि हम उल्टा कर दें कि वाष्प का द्रव में बदलना, जैसे कोई वस्तु वाष्प के रूप में है या वाष्प बन गया जल और जल को पुनः वाष्प से हम द्रव में परिवर्तित करते हैं, तो वो आपका कहलाता है संघनन बिंदु। तो आपको इन 4 पैमाने हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन। तो इनमें आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक तो क्वथनांक की और एक आपको हिमांक की। तो याद रखेंगे, हिमांक का मतलब किसी वस्तु का जमना और क्वथनांक का मतलब किसी वस्तु का उबलने लगना। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। आइए अब देखते हैं हम पैमाने। तो 4 पैमाने हैं। तो सबसे पहला पैमाना है आपका सेल्सियस पैमाना। इस पैमाने का आविष्कार किसने किया या इस पैमाने को किसने बनाया? तो स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने 1942 में इस पैमाने को बनाया था। और इस जो पैमाना है शुद्ध जल, मतलब सभी पैमाने में किस जल का प्रयोग किया जाता है? शुद्ध जल का। तो शुद्ध जल के हिमांक, अब जब भी हम हिमांक कहेंगे आपको समझ लेना है फ्रीजिंग पॉइंट अर्थात जमना। तो शुद्ध जल यहाँ पर लिया है हमने, तो शुद्ध जल कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है? तो यहाँ दिया गया है कि इसमें शुद्ध जल के हिमांक अर्थात जल का जमना 0 डिग्री सेल्सियस। ये डाटा याद रखना है, जल कितने डिग्री पर जम जाता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। और क्वथनांक अर्थात कितने पर उबलने लगेगा? तो बॉइलिंग पॉइंट अर्थात जल का उबलना 100 डिग्री सेल्सियस। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछता है कि जल का हिमांक बिंदु कितना होता है, जल का क्वथनांक बिंदु कितना होता है। तो अब जब आपको हिमांक भी पता है, क्वथनांक भी पता है, तो आसानी से आप आंसर दे देंगे। तो हिमांक 0 डिग्री अर्थात जल जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और उबलता कितने पर है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, और जो हिमांक और क्वथनांक बिंदु है इनके बीच के स्थान को 100 बराबर भागों में बांटा गया है, क्योंकि ये 0 है और ये 100 है, तो इनके बीच में कितने का अंतर है? 100 का। ठीक है, तो 100 बिंदु इनके बीच में है और इन 100 भागों में से प्रत्येक एक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहा गया है। तो पहले जो सेल्सियस पैमाना था उसे हम सेंटीग्रेड पैमाना कहते थे। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि इसका जो जल, यहाँ पर हमने केवल जल लिया है, अभी क्या लिया है? केवल जल लिया है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि जैसे कह दिया कि कमरे का सामान्य तापमान पूछ ले तो सेल्सियस में कितना होगा, आपसे ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये भी हम बाद में एक सारणी के माध्यम से आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। अभी बस इतना याद रखना है जल के बारे में कि जल का हिमांक और क्वथनांक और सेल्सियस पैमाने में ये दिया गया है। अब आपको ये 4 पैमाने दिए हैं, इनमें आपको याद रखना है कि डिग्री किस किस में लगाया जाता है। तो डिग्री का मान, जैसे यहाँ हमने कहा कि जो जल का हिमांक बिंदु है वो 0 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो डिग्री आपका एक तो सेल्सियस पैमाने में लगता है, एक तो आपके फ़ारेनहाइट पैमाने में भी डिग्री का इस्तेमाल करते हैं और र्यूमर पैमाने में भी डिग्री लगाते हैं, लेकिन जो केल्विन पैमाना होता है उसमें डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पूछ सकते हैं कि डिग्री का इस्तेमाल किस पैमाने में नहीं किया जाता, तो वो केल्विन पैमाना होता है। अब देखते हैं दूसरा पैमाना है हमारा फ़ारेनहाइट पैमाना। तो इसको किसने बनाया था? तो जर्मनी के फ़ारेनहाइट वैज्ञानिक ने 1717 में इस पैमाने को बनाया था और इसमें भी वही जल लिया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जल कितने फ़ारेनहाइट पर जमेगा और कितने फ़ारेनहाइट पर उबलेगा। ठीक है, और वहाँ पर सेल्सियस में लिया था, यहाँ हमें फ़ारेनहाइट में बताना है। तो शुद्ध जल का हिमांक का मतलब होता है कि जल का जमना कितने पर जम जाता है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। और जल का क्वथनांक अर्थात जल का उबलना तो 212 डिग्री सेल्सियस। तो एक आप सारणी बना लें और वहाँ इस तरीके से लिख लें, एक तरफ लिख लें आप सेल्सियस, एक तरफ लिख लें फ़ारेनहाइट और एक तरफ, मतलब चारों पैमानों के नाम लिखें, यहाँ पर लिख लें जल, जमना, उबलना, इस तरीके से। तो आप आसानी से इनको याद रख पाएंगे। ठीक है, फिर इनसे न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन बनते हैं और इनमें संबंध पूछे जाते हैं, तो ये भी देखेंगे हम। अभी याद रखेंगे कि जर्मनी के फ़ारेनहाइट ने इस पैमाने को बनाया। शुद्ध जल का हिमांक कितना है? तो यहाँ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और क्वथनांक कितना है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और इनके बीच अंतर है, तो इनके बीच अंतर निकालते हैं तो 180 बराबर भाग आ जाते हैं और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। अब नोट पॉइंट याद रखेंगे, एक क्वेश्चन बन जाता है कि वह मान बताइए जहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर हो जाता है। तो वो है -40 डिग्री सेल्सियस। ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे का तापमान होता है। और जब इतना तापमान
पर पहुंच जाता है तो वहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं पैमाना, केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाना जो है इसको लॉर्ड केल्विन के द्वारा सन 1852 में बनाया गया था। इसमें हेमांक मतलब जमना, जल का जमना 273 केल्विन। अब आप देख रहे हैं यहाँ डिग्री नहीं है, केल्विन है। ठीक है, और क्वथनांक अर्थात उबलना तो 373, 273, 373 आसानी रहेगी याद करने में। इनके बीच का जो अंतर होता है, दूरी होती है, वो 100 बराबर भागों में बांट दी जाती है और प्रत्येक भाग को एक केल्विन कहते हैं। अब जो केल्विन पैमाना है, जिस तरह से हम सेल्सियस को पहले सेंटीग्रेड कहते थे, उसी तरीके से केल्विन का दूसरा नाम है एब्सलूट स्केल्स। ठीक है, और केल्विन पैमाना केवल केल्विन ने नहीं बनाया था, इन्होंने ब्रिटिश भौतिक शास्त्री विलियम थॉमसन की सहायता से इस पैमाने का निर्माण किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन बनता है, ताप मापन के इतने सारे पैमाने हैं, लेकिन याद रखना है कि ताप का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या है, तो केल्विन ही माना जाता है आपका, ये याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट है र्यूमर पैमाना। तो इसमें हेमांक 0 डिग्री र्यूमर होता है और क्वथनांक 80 डिग्री र्यूमर। इनके बीच की दूरी भी कितनी होगी, 80 बराबर भागों में इसको बांट दिया जाता है और प्रत्येक भाग को एक र्यूमर कहते हैं। और आजकल इस पैमाने का प्रयोग लगभग समाप्त हो चुका है। तो अब आपको ये चारों चीज़ें याद रखनी हैं। सबसे पहले आपको सेल्सियस में याद रखना है, सेल्सियस पैमाना क्या है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट के बाद आपको याद रखना है केल्विन, और केल्विन के बाद याद रखना है आपको र्यूमर। क्या याद रखना है, र्यूमर। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जम जाता है, 100 डिग्री पर उबलने लगता है। फिर आपका फ़ारेनहाइट आ जाता है, तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल जम जाता है यानी हिमांक बिंदु, और 212 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। इसके बाद केल्विन, तो केल्विन में 273 केल्विन हो जाता है और यहाँ 373 केल्विन पर उबलने लगता है, और र्यूमर में 0 और 80। ठीक है, ये डाटा आपको याद रख लेना है और इनका अंतर निकालते हैं तो वही अंतर कहलाता है, और इसके एक भाग को एक सेल्सियस, एक केल्विन, एक फ़ारेनहाइट, एक र्यूमर कहा जाता है। अब इनमें संबंध पूछा जाता है कि जो विभिन्न पैमाने हैं इनमें संबंध कैसे निकाला जाता है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताने का प्रयत्न करते हैं। जैसे सेल्सियस है, और सेल्सियस में जमता मतलब छोटे, यहाँ पर जो वैल्यू होती है जमने को, हिमांक बिंदु को लिया जाता है, तो सेल्सियस में से हम 0 को घटा देते हैं और इनका अंतर कितना होता है, तो 100 का होता है, हमने देखा था, बराबर फ़ारेनहाइट की छोटी वैल्यू क्या होती है, 32 होती है, बटे में अंतर कितना का निकलता है, 180 का। फिर बराबर में र्यूमर लिख लेंगे, र्यूमर 0 और फिर हम 80 लिखेंगे। फिर इसी तरीके से आपकी केल्विन की छोटी वैल्यू 273 और बटा में 100, अंतर कितना निकलता है, 100। तो ये इनमें संबंध पाया जाता है। ठीक है, आगे पीछे हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, परम शून्य ये क्या कहलाता है, एब्सलूट 0 जिसे कहते हैं टेम्परेचर, ये क्या कहलाता है। तो अभी तक अधिकतम, पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था कि परम शून्य का मान कितना होता है, तो शून्य भी कह सकते थे, लेकिन इसको परम क्यों कहा गया ये भी हम देखेंगे। तो अभी तक अधिकतम कितना ताप हो सकता है, मतलब अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं होती है और ये अभी तक ज्ञात नहीं किया जा सका है, किंतु जो न्यूनतम संभव ताप है इसकी अभी पुष्टि हो चुकी है, इसकी कन्फर्मेशन हो गई है कि कम ताप कितना हो सकता है। तो सबसे कम ताप होता है 0 डिग्री केल्विन, या इसी को -273 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। तो याद रखना, केल्विन में पूछता है तो 0 डिग्री केल्विन ये शून्य ताप होता है, या -273 डिग्री सेल्सियस परम शून्य कहलाता है। इसके नीचे कोई ताप नहीं हो सकता, क्योंकि इस ताप पर पदार्थ के अणुओं की गति न्यूनतम लगभग शून्य हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे कि तापमान सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन ये क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये 4 चीज़ें ली हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, जैसे कहेगा कि जल का जमना, जल कितनी डिग्री पर जम जाता है, 0 पर, फ़ारेनहाइट में कितने पर, 32 पर, हमने अभी देखा था, और केल्विन में 273 पर। यहीं पर यदि आपसे उबलने की बात करता है तो जल कितने पर उबलने लगता है, ये दिया है नीचे, देख सकते हैं आप। उबलने की बात तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है। फ़ारेनहाइट कितना, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलने लगता है, और केल्विन में 273। यदि र्यूमर की बात करता है तो 80 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर र्यूमर में 0 डिग्री पर जम जाता है। उसी तरीके से कमरे का सामान्य ताप यदि पूछता है तो कमरे का सामान्य ताप 27 डिग्री सेल्सियस होता है, 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 300 केल्विन होता है। ये पूछता है मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो सेल्सियस में पूछता है तो 37,
फ़ारेनहाइट में 98.6, ये एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर होता है लगभग 36.9, तो लगभग 37 मान लेते हैं। और केल्विन में 310 केल्विन। जल का उबलना हमने देख लिया है। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे आपको किसी भी वैल्यू को सेल्सियस से केल्विन में बदलना है, किससे, सेल्सियस से केल्विन में बदलना है, तो क्या करते हैं, तो 273 जोड़ दिए जाते हैं। क्या, 273 जोड़ दिए जाते हैं। कैसे, जैसे यहाँ 0 है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो 273 जीरो में जब हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 273, तो ये बदल गया। इसी तरीके से जैसे ये 27 दिया है, कहेंगे कि कमरे का सामान्य ताप 27 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको केल्विन में बदलिए, या केल्विन में इसका मान क्या होगा, तो जैसे आपको याद नहीं है तो 27 में आप कितना जोड़ देंगे, 273, और जैसे ही 273 जोड़ेंगे तो ये 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300। इसी तरीके से आप 37 में 273 जोड़िए तो ये भी आ जाएगा। इसी तरीके से अन्य क्वेश्चन बनते हैं, तो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तब वहाँ पर आपको बता देंगे। अब हम देखते हैं तापमापी। तापमापी भी कई प्रकार के होते हैं। तो तापमापी कहलाते क्या है, थर्मामीटर। तो ताप मापने वाले यंत्र को तापमापी कहते हैं। ताप मापने के लिए पदार्थ के किसी ऐसे गुण का प्रयोग किया जाता है जो ताप पर निर्भर करता है, जैसे द्रव का आयतन में प्रसार, गैस के आयतन में प्रसार, पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध में परिवर्तन आदि। तापमापी कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, पिछली बार कहा गया था कि जो सूर्य होता है, क्या होता है, जो सूर्य होता है, जो अत्यधिक ऊंचाई या दूरी पर स्थित होते हैं, तो उन वस्तुओं के ताप को किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो जब आपको पता होगा कि किस तापमापी के द्वारा किस चीज़ को मापते हैं और इसमें टेम्परेचर क्या रखा जाता है, तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो पहला है द्रव तापमापी, लिक्विड थर्मामीटर। ये क्या कहलाता है, तो द्रव तापमापी में मुख्य रूप से एल्कोहल और पारे का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेगा कि द्रव तापमापी में किसका प्रयोग होता है, एल्कोहल का होता है या किस चीज़ का, तो एल्कोहल और पारे का। अब जो एल्कोहल होता है इसका प्रयोग तापमापियों में किया जाता है और यह -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे के ताप भी माप सकते हैं। एल्कोहल -115 पर जम जाता है और पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि एल्कोहल कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, तो 115 -115 और पारा -39 और 357 डिग्री सेल्सियस पर ये दोनों ही चीज़ें उबलने लगती हैं। ठीक है, तो जमना मतलब हिमांक बिंदु हो गया। तो ये भी पूछ सकते हैं कि एल्कोहल का हिमांक बिंदु कितना है, पारे का हिमांक बिंदु, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, याद रखना है आपको। ठीक है, सारी चीज़ें, और उबलने लगते हैं 357 डिग्री सेल्सियस पर। इसीलिए पारे का तापमापी लगभग -40 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक के ताप मापने में प्रयुक्त होते हैं। तो द्रव तापमापी में यदि पूछ ले कि कितना सेल्सियस ताप रखा जाता है, तो -40 से 350 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापने के लिए प्रयुक्त तापमापी द्रव तापमापी कहलाता है। पारे और एल्कोहल का इसमें प्रयोग होता है। नेक्स्ट है डॉक्टरी तापमापी अर्थात क्लिनिकल थर्मामीटर। तो मानव शरीर के ताप मापने के लिए जो थर्मामीटर प्रयोग किया जाता है वही आपका क्लिनिकल थर्मामीटर कहलाता है, क्योंकि जो मानव शरीर का ताप है एक छोटे परिसर में होता है। अब आपको बता दें कि जो ताप है वो सेल्सियस में नहीं मापते, क्योंकि जो सेल्सियस है उसकी अधिकतम वैल्यू हमने अभी पढ़ ली कितनी है, 100 डिग्री पर उबलने लगता है। लेकिन जो आपका फ़ारेनहाइट है इसकी अधिकतम वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, मतलब आपका जो बुखार वगैरह है वो फ़ारेनहाइट में मापते हैं। तो मानव शरीर के ताप को मापने के लिए प्रयुक्त तापमापी डॉक्टरी तापमापी कहलाता है, क्योंकि मानव शरीर का ताप एक छोटे परिसर के बीच में बदलता रहता है, कभी तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी फिर कम हो जाता, फिर ज़्यादा। इसीलिए इस थर्मामीटर में न्यूनतम जो बिंदु बताया जाता है, मतलब 2 बिंदु लिए जाते हैं, हमने फर्स्ट में ही देख लिया था। एक तो जो न्यूनतम बिंदु होगा वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यदि इसमें हम सेल्सियस की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता, और उच्चतम बिंदु 110 फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में 43 डिग्री सेल्सियस अंकित होता है। तो पूछ सकते हैं कि डॉक्टरी तापमापी में जो है उच्चतम और न्यूनतम बिंदु की सीमा क्या है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है गैस तापमापी, गैस थर्मोमीटर। तो स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को माप सकते हैं। तो पूछेगा कि 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापना है तो किस तापमापी का प्रयोग करेंगे, तो जिसमें हाइड्रोजन का प्रयोग होता है वो गैस तापमापी होता है। और यदि यहीं पर हाइड्रोजन के स्थान पर नाइट्रोजन तापमापी का प्रयोग करते हैं या नाइट्रोजन गैस लेते हैं तो फिर 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी
अर्थात लिक्विड थर्मामीटर। तो इसके द्वारा 200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस के ताप मापे जाते हैं। नेक्स्ट है ताप युग्म तापमापी थर्मोकॉपल थर्मामीटर। इस प्रकार के तापमापी में -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस का ताप, और यह जो ताप युग्म तापमापी है ये सीबेक प्रभाव पर आधारित है। अब इस सीबेक प्रभाव क्या कहलाता है, तो आपको बता दें कि जब दो भिन्न धातुओं की मतलब अलग अलग जो धातुएं होती हैं उनके तारों के जो तार है मान के चलिए उनके, तो सिरों को यदि हम जोड़ देते हैं इनके, तो क्या होता है कि एक बंद परिपथ बनाते हैं। मतलब ये दोनों तार जोड़ करके क्या बना देते हैं, एक बंद परिपथ बना देते हैं, और इस परिपथ में संधियों को अलग अलग तापों पर रखते हैं। जो संधि यानी ज्वाइंट पॉइंट होते हैं उनको अलग अलग ताप पर रखते हैं, तो परिपथ में धारा बहने लगती है। इसे ताप विद्युत धारा कहते हैं, और इस प्रभाव को ही सीबेक प्रभाव कहा जाता है। तो पूछेगा कि सीबेक प्रभाव पर आधारित तापमापी कौन सा है, तो ताप युग्म तापमापी है। कितना ताप रखा जाता है इसमें, तो -200 से 1600 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है पूर्ण विकिरण तापमापी, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसको कहते हैं उत्तापमापी, कहते हैं इसको उत्तापमापी। क्या उत्ताप मतलब उच्च तापों को ही मापता है, और उच्च ताप किसका होता है, तो सूर्य का। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, इस तापमापी की सहायता से अत्यधिक ऊंची एवं दूर स्थित वस्तुएं, जैसे सूर्य हो गया, ठीक है, सूर्य हो गया, उसको मतलब ताप को मापने के लिए, सूर्य जैसे उच्च ताप को मापने के लिए किस तापमापी का प्रयोग होगा, पूर्ण विकिरण तापमापी का। और यह जो तापमापी है वो स्टीफन के नियम पर आधारित है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसमें प्रायः 800 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप इस तापमापी से मापे जाते हैं। इस कारण से यह 800 डिग्री सेल्सियस से कम ताप की वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित नहीं कर पाती हैं। यही कारण है कि पूर्ण विकिरण तापमापी जो है इसे पूर्ण विकिरण उत्तापमापी कहा जाता है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे ऊष्मा संचरण की विधियाँ क्या होती हैं, ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, इसके अलावा आपकी स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है, क्योंकि ऊर्जा से आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके इससे कुछ क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो वो भी हम देख लेंगे कि क्या कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो शेयर जरूर करना। थैंक यू।